हो गया था, आज नर्वस एंड रिप्रोडक्शन करना है। तो शर्मील कैसे लोकोमोशन करता है अर्थों? सर मसल्स जो होते हैं वो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। और चलिए जो बहुत बढ़िया। इस सर चाहत। दीपक दीपक जोगी। दीपक जोगी आवाज आ रही है? कृष्णा तिवारी। रिया नागर। ये जितने लोगों में नाम ले रहा हूं उनको आवाज नहीं आ रही क्या? शिवम अग्रवाल। Yes, sir. शिवम याद है तुमको क्या क्या पढ़ाया लास्ट टाइम? शिवम। अच्छा ये निखिल कौन है? यस सर। हाँ निखिल, ये कौन से स्कूल से हो तुम? सर आरपीवीवी यमुना विहार। अच्छा ठीक है। कितना सीजीपीए था 10th में? सर अभी रिजल्ट आए नहीं है सर, अभी 2 पेपर्स लेफ्ट है। कितना सीजीपीए आ जाएगा आएगा तो? कितने की उम्मीद है? सर मे बी 9 से तो ऊपर ही रह सकता है सर, एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। अच्छा चल बड़ी बात है। ओके इशिका राणा। यस सर। ये नेरिस कैसे लोकोमोशन करेगा? नेरिस नेरिस Sir, when Nereus is in water, it uses parapodia and setae when it is in land. ओके वेरी गुड। सच्चिदानंद शर्मा। यस सर। बेटा मुझे फटाफट से एक डिफरेंस बता दे, मतलब कि डिफरेंशिएट कर दे फटाफट से। अर्थवर्म और नेरिस के बीच में दो डिफरेंस, और नेरिस और अर्थवर्म और लीच के बीच में भी दो डिफरेंस। सॉरी सर। मैं कह रहा हूं कि अर्थवर्म और लीच के बीच में दो डिफरेंस, और अर्थवर्म और नेरिस के बीच में दो डिफरेंस, फिर आगे बात करेंगे। सर अर्थवर्म लीव्स ऑन लैंड। अर्थवर्म सर वो लैंड पे रहता है ना, मतलब अंदर आराम से आराम से। वो हिंदी इंग्लिश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे को जो समझ में आता है तू बोल, कोई टेंशन नहीं, फुल इंग्लिश में बोलो कोई बात नहीं। लीच इज अर्थवर्म फ्रेश लैंड पे वाटर में। रहता है, लीच फ्रेश वाटर मिलता है, बहुत बढ़िया। ठीक है और मराइन वाटर में रहते हैं। दो डिफरेंस बोले, दो डिफरेंस। ये तो एक डिफरेंस हुआ अर्थवर्म लीच में, और डिफरेंस क्या होगा अर्थवर्म लीच में? और सर लीच इज रिलीजेस हीरोडिन। लीच रिलीजेस हेरोडिन। क्या है ये हेरोडिन? से एक एंटीकोगुलेंट होता है। क्या करता है? एक केमिकल होता है, ब्लड की क्लॉटिंग को होने से रोकता है। बहुत ही बढ़िया। अर्थवर्म वो रिलीज नहीं करता। चल ठीक है, अब मुझे फटाफट से डिफरेंस बता दे तू अर्थवर्म और नेरिस के बीच में, फिर हम आगे बात करेंगे।
चल कोई बात नहीं, रिद्धि बताएगी। रिद्धि, Yes, sir. सेम क्वेश्चन, अर्थवर्म नीरस डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवॉर्म लैंड पे रहते हैं, निरीज मेराइन होते हैं। उसके अलावा अर्थवॉर्म जो है वो रिस्पायर करते हैं स्किन के थ्रू, और निरीज स्किन के साथ साथ पैरापोडियम के थ्रू रिस्पायर करते हैं। स्पेशल अपेंडेजेस होते हैं पैरेलल, देखो पैरापोडियम उनके थ्रू। डिफरेंस की जब बात आती है ना रिद्धि, तो हम Yes. मेजर मेजर डिफरेंसेस की बात करते हैं, हम इतने लोअर लेवल के डिफरेंस में नहीं आते। नीरज भी स्किन से रेफर कर लेता है, तो उतना वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है वो। ओके सर। तो एक डिफरेंस तूने मुझे बताया हैबिटेट का, एक और बता फटाफट से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नीरज बाकी से, मैं बता रहा हूँ। नीरज बाकी से बाकी सबसे एनालिस्ट से सबसे अलग है इन अ केस की नीरज के अंदर देयर आर सेपरेट सेक्सेस, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। फिर नीरज के पास पैरापोडिया है, वो भी उसकी खास बात है, ठीक है ना। तो नीरज इस मामले में अलग है एनालिस्ट से। खैर, आपने मुझे जो एक और डिफरेंस नहीं बताया वो ये जो मैं आपको बताया था, अर्थवर्म और लीच में काफी डिफरेंस है। लीच के सेगमेंट फिक्स्ड है 33। उससे बड़ा डिफरेंस ये है कि लीच पैरासिटिक है, अर्थवर्म पैरासिटिक नहीं है। इससे बड़ा डिफरेंस और ये है कि लीच ब्लड पे फीड करती है, ठीक है ना। ऐसे पैथोजेंस को हम बोलते हैं सैंग्विवोरस। तो लीच सैंग्विवोरस है, ठीक है ना, SANGUI, सैंग्विवोरस, ठीक है ना। तो लीच सैंग्विवोरस है। और अर्थवर्म कैसा है, ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाता है, वो आप कह सकते हो सैप्रोजोइक है, ठीक है ना। अच्छा, और एक और डिफरेंस है, लीच का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अर्थवर्म का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। अर्थवर्म सीटे से मूव करता है, लीच अपने सक्कर से मूव करती है। तो देखो डिफरेंसेस बहुत है, आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। खैर, आगे बात करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात। और निखिल, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम शुरू में हमेशा एनिमल किंगडम वाला चैप्टर ही पढ़ाते हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर वजह है। मैं सही बताऊं, मुझे खुद एनिमल किंगडम पढ़ाना कोई बहुत शुरू में अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करें, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम एनिमल किंगडम पढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि अगर नए स्टूडेंट्स आते भी हैं तो उनका ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि एनिमल किंगडम बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और उतने क्वेश्चन नीड से एनिमल किंगडम से नहीं आते। तो एनिमल किंगडम आप ऐसे समझे तो एक वार्म अप है, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम इज नॉट आप ये समझ लो कि मैं आपको लेट से आपकी कहते हैं ना वो जिम में बॉडी बिल्डिंग करवा रहा हूँ, या मैं आपको ये लेट से कुछ और लेट से मैं समझ लो आप ऐसा इमेजिन करो कि मैं आपका फुटबॉल कोच हूँ लेट से, ठीक है ना। लेकिन अभी एनिमल किंगडम पढ़ाना, फुटबॉल तो मैंने सिखाई नहीं अभी, अभी तो बस मैं आपको वार्म अप करा रहा हूँ। तो एनिमल किंगडम इज लाइक अ वार्म अप इन जूलॉजी। आपने एनिमल किंगडम पढ़ लिया, आपका वार्म अप हो गया, अब आप रेडी हो गए आगे कोई भी चैप्टर इजीली पढ़ने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वार्म अप मिस हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज थोड़ा मिस हो गया तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो तुम उसको पढ़ना, जहाँ दिक्कत आएगी मैं आगे बताऊंगा, ओके सर। ठीक है। तो एनिमल एनिमल किंगडम में ज्यादा परेशान होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, अभी तो आप समझो कि जूलॉजी आपकी बस इनिशिएट हुई है, मतलब अभी तो असली चैप्टर्स तो भी आपको आएंगे, असली जूलॉजी तो भी आप धीरे धीरे फेस करोगे आफ्टर एनिमल किंगडम खत्म होने के बाद। खैर, तो हम चल रहे हैं टॉपिक के ऊपर, एनालिटिक्स पढ़ रहे थे हम। तो बहुत सिंपल सा नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर ही लेते हैं इसके। तो ये मेरे सामने एक डायग्राम है, ये नर्वस सिस्टम है अर्थवर्म का, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं है इसके नर्वस सिस्टम में, बहुत ही सिंपल सा नर्वस सिस्टम है इसका। देखिए जैसे इसके ना अगर आपको समझाओ, जैसे आपका क्या है, आप अपने तरीके से इमेजिन करो। अगर मैं आपके नर्वस सिस्टम की बात करूँ, पहले मैं आपके नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ, फिर अर्थवर्म पे बात करेंगे, है ना।
लेट्स से ये कोई पर्सन है ना, मेरी ड्राइंग उतनी फिलहाल अच्छी नहीं है तो इसमें और खराब आ रही है, ठीक है। ये कोई पर्सन है, उसकी गर्दन हो गई, इसका मुंह हो गया, अब पहचान रहे तो लेट्स से उसकी टंग हो गई, ठीक है। खैर, अब आपका नर्वस सिस्टम कैसा है, आपका ये रहा ब्रेन, ठीक, ये आपका ब्रेन हो गया। फिर ब्रेन के बाद ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, फिर ये आपकी पतली स्पाइनल कॉर्ड चली गई, है ना, ऐसा ही आपका नर्वस सिस्टम। और फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड से चारों दिशाओं में न्यूरॉन्स जा रहे हैं। क्यों? आपकी पूरी बॉडी को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है यहीं से। हाँ, इमेजिन करो अगर आप खड़े हो जाओ तो अपनी बॉडी को इमेजिन करो, अगर आप यू स्टैंड अप तो सबसे ऊपर आपका ब्रेन है, फिर ये पीछे से जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, और फिर हाथ में, पैर में, हर एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग न्यूरॉन जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से। और ये आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी बॉडी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके डॉर्सल साइड में, यही हम कोई भी इन्वर्टेब्रेट देखेगा तो उनका जो नर्व कॉर्ड होता है, जो आप स्पाइनल कॉर्ड जैसे समझ सकते हो नर्व कॉर्ड, वो वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है ना। वेंट्रल साइड से पूरी बॉडी क्या रहती है, कंट्रोल रहती है। तो बीच में ब्रेन जैसा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर एक नर्व कॉर्ड, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, और फिर नर्व कॉर्ड से निकलती हुई नर्व, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम बहुत पहले से आप समझ लीजिए, आपका जो ब्रेन का पूरा सिस्टम है, अपना पूरा नर्वस सिस्टम है, वो समझ लो एक एक एडवांस्ड मॉडल है जो एस्टेलमेंसिस या अर्थ फॉर्म से ही आगे चला आ रहा है, ठीक है ना। जब भी आप देखिए, जब व्हेन आई वाज इन बैचलर्स डिग्री, ठीक है, तो सबसे पहला डाइसेक्शन जो हमने किया था या हमसे करवाया गया था, ठीक है, वो अर्थ फॉर्म का किया था। अब अर्थ फॉर्म का डाइसेक्शन करके क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखो बेसिक सिस्टम वही है, वही एलिमेंट्री कैनाल है, वही माउथ है, वही एनस है, वही ब्लड कैपिलरीज है, वही ब्रेन है। बस आप समझ लो कि उसका एक सिंपलर वर्जन अर्थवर्म में या उस वर्म में प्रेजेंट है, और उसी का एक एडवांस्ड वर्जन आपके ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। तो ओवरऑल द नेचर इवोल्यूशन में ये सब चीजें क्या रही हैं, कंजर्व रही हैं। आ रही बात समझ में? खैर, तो अब यहीं पे चल रहे हैं। अगर आप इसकी बात करो तो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। एक ब्रेन स्ट्रक्चर है बीच में जो आप देख रहे हो, जिसको यहाँ पे लेबल किया गया है सेरिब्रल गैंग्लिया या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। तो कुछ नहीं है, एक एक सिंपल सा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसको हम बोल रहे हैं सेरिब्रल गैंग्लिया और सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। बेटा सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया क्यों बोला है, ये बात ध्यान समझेगा। फेरेंक्स वाले रीजन के ऊपर है तो सुप्राफेरेंजियल बोल दिया, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए क्या है, नीचे है सबफेरेंजियल गैंग्लिया। तो ऊपर सुप्राफेरेंजियल, नीचे सबफेरेंजियल, और फिर इसको जोड़ दिया तो जोड़ने से क्या बन गई, पूरी रिंग बन गई। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हो सुप्रा प्लस सब, ये मिला के पूरी रिंग बन जाती है। इसको हम बोलते हैं बेटा नर्व रिंग। नर्व रिंग अपने नोट्स अपने पास रखिएगा। तो ध्यान रखिए, अर्थवर्म के अंदर या इवन कॉकरोच के अंदर जो ब्रेन वाला रीजन है, ठीक है ना, उसमें नर्व रिंग है, पूरी रिंग बनी हुई है। अब फर्क क्या है, देखिए आपको कॉकरोच डिटेल में पढ़ना है। एनालिड के कंपैरिजन में कॉकरोच का और एनालिड का नर्वस सिस्टम सिमिलर होता है, बस ये फर्क होता है एनालिड्स के अंदर जो रिंग बनती है वो फेरिंक्स के अराउंड बनती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल रिंग। यही रिंग कॉकरोच के अंदर ईसोफेगस के अराउंड बनती है, तो हम बोलते हैं सर्कम ईसोफेजियल रिंग। तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम भी सेम ऐसा का ऐसा होगा, बस वहां पे हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, है ना, ऊपर वाली लेबलिंग, है ना, वैसे कॉकरोच में क्या बोल देंगे, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। जैसे यहां बोल रहे हैं सब फेरेंजियल गैंग्लिया, कॉकरोच में क्या बोलेंगे, कॉकरोच में बोलेंगे सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक। अच्छा, फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे बेटा है नर्व कॉर्ड। क्या चीज है बेटा, नर्व कॉर्ड, ठीक है। जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ क्या है, नर्व कॉर्ड, ठीक। और नर्व कॉर्ड से क्या जा रही है, नर्व जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। तो वही
मैं बस उसमें सिंपल। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात तो सारी होती है, लेकिन गौर फरमाने वाली बात क्या है? गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको जो नर्व रिंग नजर आ रही है, सॉरी नर्व कॉर्ड नजर आ रही है बेटा, वो आपको एक नजर आ रही है। बहुत बढ़िया। ये माइक्रोस्कोप में भी एक ही नजर आती है, जब तक आप एक बढ़िया माइक्रोस्कोप नहीं ले लेते। देखिए, एक बढ़िया माइक्रोस्कोप वो होता है जो क्लियर हो, जो ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखा देती है, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो। रिजॉल्विंग पावर मतलब अगर दो चीजें पास पास हैं, आप उसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हो और वो तो इतनी पास है, एक ही नजर आ रही है, मतलब रिजॉल्विंग पावर क्या है माइक्रोस्कोप की? अच्छी नहीं है। और अगर रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी तो इसका मतलब वो दो पास पास दिखने वाली चीजों को भी अलग अलग साफ दिखा सकता है। आ रही बात समझ में? तो एक्चुअली बेटा होता क्या है, ये नर्व कॉर्ड है बेटा, ये एक नहीं होती है, दो होती है। ठीक है, तो याद रखना कि नर्व कॉर्ड एक नहीं, कहा कितनी है? दो है। वो तो इतनी पास होती है कि वो एक नजर आती है। तो याद रखना कि अर्थवर्म में, अर्थवर्म ही नहीं बेटा, ये कॉकरोच के लिए भी ट्रू रहेगा कि नर्व कॉर्ड कितनी रहेंगी? दो नर्व कॉर्ड रहेंगी। अगला सवाल, नर्व कॉर्ड रहेंगी कैसी? सॉलिड या हॉलो? अब यहां पे फिर से इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस है। आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड की बात करो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड हॉलो है, उसके बीच में स्पेस है, उस स्पेस में फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये आपका नर्वस सिस्टम, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी बात हो रही है। आप वर्टिब्रेट हैं, मैं इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा हूँ। इनवर्टिब्रेट में एक तो नर्व कॉर्ड डॉर्सल की जगह वेंट्रल होती है, आपकी डॉर्सल है। दूसरा वो हॉलो होती है, सॉरी सॉलिड होती है। हमारी हॉलो है और इनकी कैसे होती है? सॉलिड। तो याद रखना कि अब क्या क्या पॉइंट्स हो गए? एक नर्व रिंग हो गई, ठीक है, और ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और ये फीचर भी है, तो क्योंकि पूछना बेटा बताओ कि इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या फर्क होगा, तो भाई एक डिफरेंस तो वर्टिब्रल कॉलम का ही है। दूसरा आप उससे बोल सकते हो कि सर इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड रेयर होती है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड हमेशा कैसी होगी? डॉर्सल होगी, है ना? एक तो ये डिफरेंस बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो कि इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड होगी, चाहे डॉर्सल हो, चाहे वेंट्रल हो, चाहे लेटरल हो, हमेशा सॉलिड होगी, उसके अंदर फ्लूइड नहीं होगा। वेयरएज जो नर्व कॉर्ड ह्यूमंस की होगी या वर्टिब्रेट्स की होगी, वो हमेशा कैसे होगी? हॉलो होगी। तो हॉलो एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिब्रेट्स, सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर है पॉइंट? किसी को इस बात में कोई डाउट? अगली स्लाइड पे चलें। हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ओके, तो जब पूछो तो बता दिया करो अगली साल चले कि ना चले। खैर, अब बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म की। अब मैं अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा रहा हूँ, ठीक है? पहले मेल समझाऊंगा, फिर फीमेल समझाऊंगा। हालांकि है एक ही बॉडी में, हर्माफ्रोडाइट है ये, ठीक है, मोनोशियस है ये, बाइसेक्सुअल है, आप कुछ भी कह सकते हो, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, तीनों टर्म्स ठीक है। ठीक है, तो पहले मैं मेल वाले पार्ट समझाऊंगा, फिर फीमेल वाले। अब देखो, सबसे पहले आ जाओ छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं सेगमेंट में। 6, 7, 8, 9, इन सब में आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो। वो स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाता हूं मैं आपके लिए। वो है स्पर्माथीका। स्पर्माथीका बेटा, ये स्पर्माथीका क्या करते हैं ना, ये स्पर्माथीका है, ये स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर स्पर्म स्टोर रहते हैं। कौन से स्पर्म? वो स्पर्म जो अर्थों के खुद के नहीं है ना, ना 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 ना, अर्थों के खुद के स्पर्म नहीं। ये स्पर्म दूसरे अर्थों ने इसको ट्रांसफर किए। वो स्पर्म स्टोर रहेंगे
स्पर्माथिका में। तो स्पर्माथिका किसके लिए है? स्पर्म को स्टोर करने के लिए है। किसके स्पर्म? किसी दूसरे अर्थ फॉर्म के दिए हुए स्पर्म स्टोर करने के लिए। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आ रहा है कि ये स्पर्माथिका खुलते कहाँ हैं? बेटा स्पर्माथिका होते कहाँ हैं? छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं सेगमेंट में होते हैं। खुलते ये इस तरीके से कि छठी सेगमेंट का स्पर्माथिका है, ठीक है, तो इसकी जो ओपनिंग है, जैसे है ना, तो जिसकी ओपनिंग है ना, जब मान लीजिए सिक्स सेगमेंट है तो इसकी, और ऊपर वाली फिफ्थ होगी, तो इसकी ओपनिंग फिफ्थ और सिक्स के बीच में होगी, ठीक है ना। तो मतलब पहले वाले की ओपनिंग फिफ्थ और सिक्स के बीच में, सिक्स वाले की ओपनिंग सिक्स और सेवन्थ के बीच में, सेवन्थ वाले की ओपनिंग सेवन्थ और एट्थ के बीच में, और एट्थ वाले की ओपनिंग एट्थ और नाइन्थ के बीच में होगी, ठीक है। मतलब इनकी ओपनिंग बॉडी के बाहर होती है। मतलब एक अर्थ फॉर्म दूसरे अर्थ फॉर्म से स्पर्म लेके बाद में उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर सकता है। खैर, इतना आप बस ध्यान रखो, आगे मैं सब समझा दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका रिप्रोडक्शन, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म करते हैं। अब ये बस समझते जाओ, इतना समझ में आ गया। खैर, आगे और समझते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आपको वन बाय वन बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये है टेस्टिकुलर सैक, ये पूरा, ये मैं बना रहा हूँ ब्लैक से, ये एक टेस्टिकुलर सैक और ये दूसरा टेस्टिकुलर सैक, ठीक है। तो दो टेस्टिकुलर सैक्स हैं 10th एंड 11th सेगमेंट में, ठीक। मैं बना देता हूँ यहाँ पे रफ डायग्राम। ये एक टेस्टिकुलर सैक और उसके नीचे ये दूसरा टेस्टिकुलर सैक। इन दोनों टेस्टिकुलर सैक के अंदर बेटा टेस्टिस हैं, एक टेस्टिस, दो टेस्टिस, तीन टेस्टिस, चार टेस्टिस। तो टोटल टेस्टिस कितने? चार टेस्टिस। किसके अंदर? दो टेस्टिकुलर सैक के अंदर। देखो जैसे ह्यूमंस के अंदर स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम, वैसे ही आप समझ लो टेस्टिकुलर सैक है अर्थ फॉर्म के अंदर। ह्यूमंस के पास दो टेस्टिस होती हैं, यहाँ दो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं। तो दो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, एक 10th में और एक 11th में। क्लियर? फिर उसके बाद समझने वाली चीज क्या है, टेस्टिस और ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो समझने वाली चीज है वो है सेमिनल वेसिकल, मतलब एक ऐसी ग्लैंड भी है नोन एज सेमिनल वेसिकल, ह्यूमंस में भी होता है, इनके पास भी। ये एक सेमिनल वेसिकल, ये उसका पेयर, ये दूसरा सेमिनल वेसिकल, ये उसका पेयर, ठीक। क्लियर? तो सेमिनल वेसिकल भी हो गया। उसके बाद सेमिनल वेसिकल से एक ट्यूब जा रही है, ठीक है, टेस्टिकुलर सैक के अंदर, और उस ट्यूब का हम बोल रहे हैं स्पर्माडूसियल फनल, ठीक। ओके, फिर टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रही है और उस ट्यूब को हम बोल रहे हैं वासा डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा? वासा डिफरेंस। तो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। एक खाली पेज पे चलते हैं, मैं समझाता हूँ, या यहीं समझा देता हूँ, यहाँ जगह है हमारे पास, ध्यान समझेगा। मान लो कि ये एक टेस्टिस है, मैं एक एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। ये एक टेस्टिकुलर सैक हो गया है, बहुत बढ़िया। और बेटा ये हो गई टेस्टिस येलो कलर से, बहुत ही बढ़िया, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है सेमिनल वेसिकल, ये बना दिया हमने सेमिनल वेसिकल, ठीक, बहुत ही बढ़िया। तो ब्लू वाला सेमिनल वेसिकल हो गई, येलो वाली टेस्टिस हो गई। अब सेमिनल वेसिकल से एक ट्यूब जा रही है बेटा टेस्टिकुलर सैक के अंदर, और उस ट्यूब के बोल रहे हैं हम, ब्लू कलर से बनाया, उसको बोलते हैं स्पर्माडूसियल फनल। और टेस्टिस से भी एक ट्यूब आ रही है बेटा, उस ट्यूब को बोल रहे हैं वासा डिफरेंस। तो अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसकी लेबलिंग क्या हुई? ये हो गया टेस्टिस, टेस्टिस की ट्यूब हो गई वासा डिफरेंस, ये हो गया सेमिनल वेसिकल,
ये हो गया स्पर्माड्यूसियल फनल, ठीक। और ये तो पता ही है आपको, टेस्टिकुलर सैक ब्लैक कलर से जो बनाया। तो हुआ ये, आपको समझना है इस तरीके से कि टेस्टिस से स्पर्म वासा डिफरेंस से होके नीचे जाएंगे, ठीक है। स्पर्म में न्यूट्रिटिव फ्लूइड डाला जाएगा बाय सेमिनल वेसिकल, वो डाला क्या जाएगा थ्रू स्पर्माड्यूसियल फनल, और फिर फनल से होते हुए वो सीधा वासा डिफरेंस के अंदर फ्लूइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये वासा डिफरेंस स्पर्म लेके जा कहाँ रहा है बेटा, ध्यान से समझना, नीचे आपके देखो, ये वासा डिफरेंस सीधा जा रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से ये कॉमन डक्ट, जिसको कॉमन प्रोस्टैटिक या स्पर्मेटिक डक्ट बोल रहे हैं, वहां से ये बाहर आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको वापस बताता हूं, दोबारा डायग्राम देखना। ये आया वासा डिफरेंस, ठीक है, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, बड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहां गया, अंदर ही अंदर, बाहर से नजर नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर कनेक्शन हुआ और एक ओपनिंग बन गई। आ रही बात समझ में? ये दो ओपनिंग्स हो गई, ठीक है। वो दो ओपनिंग्स कौन सी है? ये वाली, ध्यान देना, ये एक और एक, ये दो। मैं वापस बताता हूँ, ब्लैक से बताता हूँ, ये एक ओपनिंग और ये दूसरी ओपनिंग। तो बेटा ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड की ओपनिंग है, लेकिन अंदर ही अंदर इसी ओपनिंग से जुड़ा हुआ है कौन? वासा डिफरेंस। तो हुआ क्या, आप समझना है इस बात को कि ये वासा डिफरेंस आया स्पर्म लेके, ये वासा डिफरेंस स्पर्म लेके आ रहा है, ठीक है, और ये जाके प्रोस्टेट में मिल जा रहा है। प्रोस्टेट में मिल रहा है, लेट्स से प्रोस्टेट है ना। प्रोस्टेट की अपनी दो ओपनिंग्स हैं, ये लेट्स से ये प्रोस्टेट की ओपनिंग है, और अंदर ही अंदर स्पर्म की जो वासा डिफरेंस है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग हुई ना, ये वाली ओपनिंग्स, ये कॉमन ओपनिंग हुई प्रोस्टेट की भी और स्पर्म्स की भी। फिर प्रोस्टेट अपनी सेक्रीशन रिलीज करता है इसके अंदर, साथ में स्पर्म भी आ जाते हैं, तो सेमिनल वेसिकल से सेक्रीशन आई, प्रोस्टेट से सेक्रीशन आई, और कुल मिला के इन ओपनिंग से, ये ओपनिंग कहाँ खुल रही है? अगेन बॉडी के बाहर। बेटा सेगमेंट याद रखना, ये अभी फिलहाल के लिए याद रखना, बाद में चाहे भूल जाना। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि 18 सेगमेंट में, 18वीं सेगमेंट के अंदर मेल की वासा डिफरेंस की ओपनिंग है अलॉन्ग विथ प्रोस्टेट, जिसको मैं कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक ओपनिंग बोल रहा हूं, या मेल जेनाइटल पोर बोल रहा हूं। तो मेल जेनाइटल पोर बेटा कितने होंगे? दो होंगे। जब वासा डिफरेंस दो हुए, प्रोस्टेट दो हुए, ओपनिंग दो हुई, तो मेल जेनाइटल पोर कितने हुए? दो। क्लियर है पॉइंट? तो सिंपल सा लॉजिक ये हुआ, कुछ भी लॉजिक नहीं हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हुआ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ ये, कि टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद यहां आए, प्रोस्टेट की सेक्रेशन मिली, और फिर प्रोस्टेट की डक्ट से ही, जो स्पर्म की भी डक्ट बोल सकते हैं, सीधा बॉडी से बाहर चले गए। बाहर कहाँ चले गए उसकी बात बाद में करेंगे। तो आई सपोज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको क्लियर हो गया। मेल ही कॉम्प्लिकेटेड है, फीमेल का तो बहुत ही सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। फीमेल तो 100 गुना संभव। हाँ बोलो बोलो। सर प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क क्या होता है? बेटा न्यूट्रिटिव सेक्रेशन देता है वो भी, सेमिनल वेसिकल की तरह। स्पर्म वाइटल रहे उसके, एक्टिव रहे उसके लिए। ओके सर। सर ये सेगमेंट नंबर 6 है। हाँ जी बेटा, ये सेगमेंट नंबर 6 है। हाँ ये सेगमेंट नंबर 6 है। बस प्रोस्टेट का वेरी करेगा, प्रोस्टेट जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग, और अर्थम टू अर्थम। टेस्टिस का और इसका सेगमेंट फिक्स है कि टेस्टिस 10-11 में रहेंगी, 2 पेयर भी रहेंगी, सब फिक्स है। खैर बेटा ये ओवरी है, ओवरी की लोकेशन याद रखो। ओवरी होती है 13 सेगमेंट में, ठीक है। आप 12/13 कर सकते हो, मतलब ओवरी के लोकेशन क्या बोली जाती है बेटा? 12/13, मतलब 12-13 के बीच में क्या रहती है? ओवरी रहती है। तो ये जो येलो सुना है मैंने, ओवरी बनाई है। फिर ओवरी का ओविडक्ट होगा, ये बना दिया मैंने ओविडक्ट। ओविडक्ट की ओपनिंग होगी, जो दोनों ओविडक्ट की क्या है? कॉमन है, फाइनल ओपनिंग।
तो बस इतना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी नहीं है भाई। एक हो गई ओवरी, ओवरी का ओविडक्ट हो गया, ओविडक्ट की फाइनल जो ओपनिंग हुई, ये ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम, ये ओपनिंग को बोलेंगे हम फीमेल जेनिटल पोर। और चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों जेनिटल पोर बेटा रहेंगे वेंट्रल साइड में। कहाँ रहेंगे बेटा, वेंट्रल साइड में रहेंगे। क्लियर, कोई डाउट? तो फीमेल ओपनिंग एक है और मेल ओपनिंग कितनी है, 2। अब डायग्राम देख भी लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कुछ भी नहीं है बेटा। ये हो गई ओवरी, ये हो गया ओविडक्ट, ये ओवरी, इसका ओविडक्ट, और ओविडक्ट खुला जहाँ पे वो कॉमन ओपनिंग है। बस इतना डायग्राम है, देख लो चाहे। तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है बेटा कि फीमेल की एक ओपनिंग है जहां से एग बाहर आएंगे, वो ओपनिंग 14th नंबर सेगमेंट में है। मेल की 2 ओपनिंग्स हैं जहां से स्पर्म बाहर आएंगे, वो 18 नंबर सेगमेंट में है। और स्पर्म स्टोर करने वाले स्ट्रक्चर 6, 7, 8, 9 में स्पर्माथिका है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। सर एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर वो स्पर्म्स के अंदर स्टोर होने के लिए आए कहाँ से, मतलब कौन से भाई बोला pore से? वो अभी पढ़ाना, समझ में आ जाएगा वो। पहले बताओ इतना क्लियर है? यस सर, जो बताया वो क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अब समझते हैं कि क्या चल रहा है रिप्रोडक्शन में। अब देखना, अब देखो 2 अर्थवर्म अपने आसपास इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द मेटिंग। अच्छा, इसमें एक लेबलिंग बड़ी जरूरी है समझाने के लिए, वो है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम हर अर्थवर्म की प्रॉपर्टी होती है, एक हाइपर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है तो डार्क कलर का होता है। इसका काम है एक ऊथिका बनाना। ऊथिका मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एग को स्टोर कर सके, है ना, तो उसको बनाता है ये ऊथिका बोलते हैं। वो बनाता है कौन, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम कहाँ होता है बेटा, याद रखना 14, 15, 16 सेगमेंट में। याद रखना क्लाइटेलम कहाँ है बेटा, 14, 15 एंड 16 में। इतना ध्यान रखना, 14, 15 और 16 में क्लाइटेलम है। 6, 7, 8 और 9 में स्पर्माथिका है। 14 में फीमेल ओपनिंग है, 18 में मेल ओपनिंग है। क्लियर? ओके, अब बेटा ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 अर्थवर्म आपस में खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं, सोच के देखना कि ऊपर वाले अर्थवर्म का जो 6, 7, 8, 9 है, वो नीचे वाले अर्थवर्म के 18वीं सेगमेंट के ऊपर आए। मतलब नीचे अगर 18 सेगमेंट है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, दूसरे अर्थवर्म का 6, 7, 8, 9 सेगमेंट होना चाहिए। और ऊपर वाले अर्थवर्म का जहां पर 18 सेगमेंट है, वहां नीचे वाले अर्थवर्म का क्या होना चाहिए, 6, 7, 8, 9 होना चाहिए। मतलब ये 2 अपोजिट डायरेक्शन में आपस में मीटिंग करते हैं, मतलब कि एक पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल आके एक दूसरे के ऊपर आके मीटिंग करते हैं। समझ पा रहे हो आप कि नीचे वाले अर्थवर्म का जो क्या कहते हैं, नीचे वाले अर्थवर्म का जो 18 सेगमेंट है, ठीक है, वो ऊपर वाले अर्थवर्म के 6, 7, 8, 9 को फेस कर रहा है। और ऊपर वाले अर्थवर्म का जो 18 सेगमेंट है, वो नीचे वाले के 6, 7, 8, 9 को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। मतलब दोनों में एक का 6, 7, 8, 9 नीचे, दूसरे का 18 ऊपर, दूसरे के 18 के नीचे, दूसरे वाले का 6, 7, 8, 9। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, खैर, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ। अब क्या होगा, अब बहुत ही सिंपल सी चीज होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज कि ऊपर वाला अर्थवर्म अपनी 18वीं सेगमेंट से स्पर्म देगा नीचे वाले को। ऊपर वाला नीचे वाले को स्पर्म देगा, कौन सी सेगमेंट में, 6, 7, 8, 9 में, जहां से स्पर्माथिका है, उसके स्पर्माथिका में स्पर्म जाके क्या जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। और नीचे वाला अर्थवर्म अपनी 18वीं सेगमेंट से ऊपर वाले अर्थवर्म को
6, 7, 8, 9 वाले सेगमेंट में क्या देगा? स्पर्म देगा। तो दोनों अर्थवॉर्म एक दूसरे को स्पर्म ही देंगे, मतलब दोनों ही स्पर्म डोनर हैं, दोनों ही स्पर्म रेसिपिएंट हैं। स्पर्म डोनर मेल होता है, स्पर्म रेसिपिएंट फीमेल होती है, मतलब एक अर्थवॉर्म मेल फीमेल दोनों की तरह काम कर रहे हैं, स्पर्म ले भी रहा है, स्पर्म दे भी रहा है। इस तरीके की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन। एक टर्म आता है, कभी कभी पूछ लिया जाए कि रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन कौन कर रहा है, तो अर्थवॉर्म कर रहा है। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखो क्या होगा, याद रखना मैंने क्या बताया, ठीक है। अब सुनो, अब 6, 7, 8, 9 के पास स्पर्म आ गए, दोनों अर्थवॉर्म को अलग कर दो, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब आपको पता है कि स्पर्म कहाँ स्टोर है बेटा? स्पर्म स्टोर है 6, 7, 8 और 9वीं सेगमेंट में, और वहां ओपनिंग भी है, ज्यादा स्पर्म आए हैं भाई, जहां से आए वहां से जा भी सकते हैं बाहर, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 में स्पर्म स्टोर है एक अर्थवॉर्म के पास। अब बेटा क्या होता है, ध्यान समझना, फीमेल ओपनिंग 14 सेगमेंट में थी और क्लाइटेलम कहाँ था? 14, 15, 16 में। वही 14 सेगमेंट के ऊपर क्लाइटेलम अपनी सेक्रीशन से एक कोकून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है? कोकून जैसा स्ट्रक्चर, एक 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 स्लाइमी सेक्रीशन, मतलब एक कवरिंग सेक्रीशन। जैसे आप समझो कि जैसे पेन होता है ना, पेन एक बॉल पॉइंट पेन होता है, उसमें जैसे ग्रिप होती है ना, जैसे बॉल पॉइंट पेन में ग्रिप होती है ना, आप उस ग्रिप को समझो कि कोकून है ना, वो खिंच भी सकता है। तो वैसी एक कवरिंग से बना दी अर्थवॉर्म के ऊपर, एक मान लो कि एक पट्टी सी या टेप सी, आ रही बात सामने, उस तरीके की सेक्रेशन बना दी, रिलीज कर दी, ठीक है। किसने? क्लाइटेलम ने, जो 14, 15, 16 में है। अब इसी सेक्रेशन जब ये बन गई, ठीक है, अब है तो ये अर्थवॉर्म के ऊपर बनी है, मतलब जो अर्थवॉर्म की ओपनिंग होगी वो इसकी ओपनिंग टुवर्ड्स द रूफ होगी। मतलब अब क्या होगा, फीमेल अपने एग इसी एग सैक के अंदर, जिसको आप कोकून बोल सकते हो, इसके अंदर क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। तो इसी कवरिंग के अंदर फीमेल क्या रिलीज कर देगी? अपने एग। और कर भी सकती है, क्यों भाई? फीमेल की ओपनिंग 14 में, ये 14, 15, 16 में बना है, तो फीमेल अपने 14 सेगमेंट से इसके अंदर क्या रिलीज कर देगी? एग रिलीज कर देगी। बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे एग आ गए किसके अंदर? ऊथिका के अंदर, सॉरी कोकून के अंदर। अब यही जो कोकून है बेटा, ये स्लोली ग्रेजुअली आगे स्लिप करेगा, स्लिप ही होता है अर्थवॉर्म, है ना, स्लिप करेगा। तो 14, 15, 16 से ये कोकून निकला जिसमें एग अब स्टोर्ड है, ये आगे स्लिप किया और स्लिप करते करते कहाँ पहुंच गया? 6, 7, 8, 9 के पास पहुंच गया। अब 14 से ऑलरेडी ये कोकून एग लेके आ रहा है, अब 6, 7, 8, 9 के पास पहुंच गया। अब इसमें क्या आ जाएंगे? वहां से स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। तो अब मेरा सवाल ये है, क्या ये स्पर्म इसी अर्थवॉर्म के हैं या किसी दूसरे अर्थवॉर्म के हैं? सर दूसरे दूसरे सर अर्थवॉर्म दूसरे के के हैं। हैं। वेरी गुड। अभी दूसरे दूसरे अर्थवॉर्म के अर्थवॉर्म जो के। स्पर्म है, दूसरे अर्थवॉर्म के जो स्पर्म है, जब ऊथिका में रिलीज होंगे या इस कोकून में रिलीज होंगे, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा। यस सर। वेरी गुड। ये फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा? सर क्रॉस। क्रॉस क्रॉस होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दूसरे के स्पर्म में, क्रॉस ठीक है ना। आगे बात फर्टिलाइजेशन समझ में? तो अर्थवॉर्म में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब फटाफट बताओ, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा? इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बेटा एक्सटर्नल। बॉडी के बाहर हो रहा है, कोकून में हो रहा है, बेटा एक्सटर्नल होगा। कोकून पार्ट सुनना बॉडी का, है ना। तो कैसा फर्टिलाइजेशन होता है अर्थवॉर्म में? बेटा एक्सटर्नल होता है। तो अर्थवॉर्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, अब कोकून धीरे धीरे स्पर्म लेने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद, एग्स फर्टिलाइज हो गए, स्लिप कर जाएगा और स्लिप करके मिट्टी में आ जाएगा और मिट्टी में धीरे धीरे डेवलप करेगा। फिर आप डायग्राम देखिए, आखिरी में लास्ट में क्या होगा? छोटे छोटे अर्थवॉर्म इसमें से निकल के आएंगे। तो इस तरीके से होता रहता है और एक नहीं बहुत सारे कोकून बनते हैं, एक बार में बहुत सारे कोकून बनते रहते हैं। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है,
एक अर्थवॉर्म दूसरे अर्थवॉर्म को स्पर्म दे देगा, दोनों एक दूसरे के स्पर्म स्टोर रखेंगे। सर मैक्सिमम कितने को कौन बनते हैं? बेटा 8 में बन सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो उसके बाद ये लोग मतलब कुकून में पहले एग रिलीज होंगे, फिर कुकून आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ स्पर्म रिलीज होंगे, फिर और आगे बढ़ेगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा या बॉडी से स्लिप कर जाएगा सॉइल में, और फिर बेबी अर्थवॉर्म आ जाएंगे। अब आपने देखा बेबी अर्थवॉर्म की बात करी मैंने कोई लार्वा की बात करी? नो सर। नो सर। तो बेटा डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, कोई लार्वा स्टेजेस में नहीं आई। बस इतना सा तो है कि एनालिस्ट में अच्छा, अब ये थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी एनालिस्ट हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि एनालिस्ट में फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अर्थवॉर्म का पूछे तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल, ठीक है। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट ही रहता है, लार्वल स्टेजेस नोन नहीं है एनालिस्ट के लिए, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, याद रखिएगा। और फर्टिलाइजेशन क्रॉस ही होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा फर्टिलाइजेशन क्रॉस ही होगा, बस इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फर्क है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। किसका फर्क है? हाँ जी, सर बोलिए। इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं अगर वो फर्टिलाइज हो रहे हैं तो? हाँ बेटा, एग के पास अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर स्पर्म अपना न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, ठीक है। तो वो कोई इतनी कोई खास बात नहीं है। इनके जो एग होते हैं वो उनके पास योक होता है, योक, उस योक से ये न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर हम्म, सर सर एक बार में कितने एग रिलीज होते हैं? ये क्या? सर एक बार में कितने एग्स रिलीज होते हैं? बेटा एक बार में आप ऐसा समझ सकते हो कि 15 से 20 एग जो है रिलीज हो सकते हैं, ओके सर। ठीक है। खैर, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सब खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया एनारेक्स, ठीक। अगली बात हम करेंगे आर्थ्रोपोडा की। अच्छा, अब सुनना मेरा ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना। आपके ना जूलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन मालूम है आपको? सर साउंड इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट। मैं कह रहा हूँ आपके जूलॉजी में, आपकी बायोलॉजी की किताब में एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यस सर। कौन सा नंबर चैप्टर है ये? 7। एनसीईआरटी खोलो, बताओ जरा। सर चैप्टर नंबर 7। वेरी गुड, मिल गया। 7 नंबर Yes, चैप्टर sir. है ना। Yes. अब इसमें 7. देखो इसमें क्या क्या टॉपिक्स दे रखे हैं पढ़ने के लिए। क्या है इस चैप्टर में, मुझे बताओ इस चैप्टर में है क्या क्या पढ़ने वाला? क्या है इसके अंदर? अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, बस यही है इसके अंदर। और कुछ नहीं है चैप्टर में अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के अलावा? Sir, animal tissue and organ system. यस सर। देखो मैं आप बताता हूँ, तुम तो एनसीईआरटी भी तुमने ध्यान से पढ़ी भाई, अपनी एनसीईआरटी देख लो, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इतना तो पढ़ो। अब समझो, जो चैप्टर नंबर 7 है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमारे पास एक तो है एनिमल टिश्यूज। भाई सारे एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे उसमें, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। एक तो ये वाला पार्ट है, वो है पार्ट 1। और पार्ट 2 जिसको हम बोलते हैं, वो हम बोलते हैं 3 एनिमल्स हैं जो डिटेल में पढ़ने होते हैं, अर्थवॉर्म, फ्रॉग एंड कॉकरोच। खैर 2015 के आसपास या 2014-15 में जो आपका नीट है या ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो आप बोल सकते हो, मेडिकल का जो एंट्रेंसेस है, चाहे वो एम्स हो चाहे वो नीट हो, इन दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में से अर्थवॉर्म और फ्रॉग सिलेबस से हटा दिया गया। मतलब
अर्थवर्म और फ्रॉग डिटेल में सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। एनालिड्स है और एम्फीबिया है, वो जो एनिमल किंगडम में है उस तरीके से छोटा मोटा, लेकिन ऐसे डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एनालिड्स पढ़ाया, ठीक है, और अर्थवर्म की मैंने वो चीज़ें बता दी जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दे रखी है, मतलब उतनी बता दी कि बाय चांस, हालांकि नहीं आना चाहिए, बाय चांस कोई एक आध क्वेश्चन भूला भटका आ जाता है तो आप उसे कर लो। हालांकि अगर हम अर्थवर्म की डिटेल्स ना भी करते तो भी चल जाता, बट स्टिल मैंने आपको इतना आइडिया दे दिया कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हालांकि सिलेबस में नहीं है अर्थवर्म और क्या नाम है इसका, अर्थवर्म और ये फ्रॉग सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग जरूर लगा लें अर्थवर्म की। सिर्फ फ्रॉग की बाद में लगाना, अभी अर्थवर्म की लगा लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपको एनालिट्स पढ़ा दिए। आप अर्थवर्म की डिटेल में रीडिंग लगा लोगे तो आपको एनालिट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई एनालिट्स तो है ना हमारे सिलेबस में एनिमल किंगडम में, तो इसलिए चाह रहा हूँ कि आप अर्थवर्म की एक बार रीडिंग लगा लो, और इसी वजह से मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया, ठीक है। अच्छा, सेम चीज मैं फ्रॉग के लिए भी करूंगा। जब एम्फीबिया पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको फ्रॉग के बारे में स्पेसिफिकली कुछ चीजें बता दूंगा। फिर आप फ्रॉग की रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी से, ठीक। अच्छा, रही बात कॉकरोच की। कॉकरोच नीट के सिलेबस में अच्छा खासा है। नीट के एग्जाम में कॉकरोच से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और कॉकरोच हमारे डिटेल में हमें पढ़ना भी है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक, हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 पढ़ने के बाद, एनिमल टिश्यू पढ़ने के बाद फिर कॉकरोच पे आए और फिर आपको कॉकरोच पढ़ाए। एक ऑप्शन ये होता है, जो मैं प्रेफर नहीं करता। मैं कॉकरोच इन डिटेल, क्योंकि कॉकरोच इंपॉर्टेंट, तो कॉकरोच की तो मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक डायग्राम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वो जो कॉकरोच की डिटेल है, मैं अभी एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा के कॉन्टेक्स्ट में ही बता देता हूँ। उससे फायदा ये होता है कि कॉकरोच ज्यादा रिलेटेड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 से नहीं है, वो ज्यादा रिलेटेड एनिमल किंगडम से है। इसलिए मैं आपको कॉकरोच डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब दोबारा से हम कॉकरोच नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पार्ट 1 ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही करेंगे। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, यस चलिए तो फटाफट से चलते हैं, ठीक है। किसके ऊपर चलेंगे हम? फटाफट से चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। जिस टॉपिक का मेरे पास नाम है आर्थ्रोपोडा, और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, एक्चुअल में कॉकरोच। तो कॉकरोच के प्रोस्पेक्टिव से आर्थ्रोपोडा को समझेंगे। पहले मैं आपको आर्थ्रोपोडा के कुछ जनरल फीचर्स बता देता हूँ। पहले तो इसके नाम से शुरुआत करते हैं कि आर्थ्रोपोडा, मेरे पास कोई खाली जगह है तो वहां से शुरुआत करते हैं। हाँ, पहले तो नाम से शुरुआत करते हैं, ध्यान समझेगा। हमारे पास नाम है, देखिए कॉकरोच इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, आराम से क्वेश्चन आते हैं कॉकरोच से। और देखो मैं आपको बताता हूँ, एनिमल किंगडम को लगती है 10 क्लासें। 10 क्लास में जाके एनिमल किंगडम खत्म होता है, और 10 क्लास में एनिमल किंगडम होने के बाद उससे क्वेश्चन आता है एक नीट में 4 नंबर का एक क्वेश्चन, या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। कॉकरोच होता है 2 क्लास में, और उससे क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, मतलब पूरे एनिमल किंगडम की वेटेज और कॉकरोच टॉपिक की वेटेज बराबर है। लेकिन अमाउंट ऑफ टाइम कॉकरोच में ज्यादा है, सॉरी अमाउंट ऑफ टाइम एनिमल किंगडम में ज्यादा है और कॉकरोच में क्या होता है, कम होता है। तो टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ऐसा कई जगह होगा, ठीक है ना। जैसे कि सेल, जैसे चैप्टर है सेल साइकिल, सेल साइकिल का चैप्टर 3 क्लास में जाता है, ठीक है। सेल साइकिल और सेल की बात करें, 4 क्लास में इजिली सेल हो जाता है, 4 क्लास में सेल और 3 क्लास सेल साइकिल। 7 से 8 क्लास में मैक्सिमम सेल और सेल साइकिल खत्म हो जाते हैं, 7 से 8 क्लास में। लेकिन
क्वेश्चन आते हैं सेल और सेल साइकिल से मिला के 8 से 10, तो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और 7 से 8 क्लास में खत्म हो जाते हैं। एनिमल किंगडम 10 से 11 क्लास में खत्म होता है, क्वेश्चन आता है 1। तो ऐसे डिफरेंस ऑफ वेटेज हमेशा रहेगा। तो आपका अगर एनिमल किंगडम छूट भी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कॉकरोच इज इंपॉर्टेंट। तो कॉकरोच में ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर या एक क्वेश्चन तो आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो आइए आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो, बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, हाँ आप ध्यान सुनिएगा, जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको एक बीमारी हो जाती है एज के साथ, आर्थराइटिस। घुटनों में, जोड़ों में, उंगलियों में दर्द रहता है, ठीक है ना बेटा। आर्था का मतलब होता है जॉइंट्स, और आइटिस, जहां लगा दूं वर्ड आइटिस, ITIS, उसका मतलब होता है कि उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे स्टमक का इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस होता है, गैस्ट्रा स्टमक हो गया, आइटिस इज इन्फ्लामेशन। उसी हिसाब से ईसोफेजाइटिस क्या होगा? ईसोफेगस का इन्फ्लेमेशन। एग्जैक्टली, ईसोफेगस का इन्फ्लामेशन। हेपाटाइटिस, लिवर का इन्फ्लामेशन। हाँ, अब समझ गए आप। तो हेपाटाइटिस कुछ नहीं है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, है ना। तो आइटिस इन्फ्लामेशन के लिए हम जनरली टर्म यूज करते हैं। तो आर्थराइटिस जॉइंट का पेन होता है, जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है। तो आर्थ्रो का मतलब हो गया बेटा जॉइंट। और पोडा, पोडा, पोडिया, पोडियम, सूडोपोडा, सूडोपोडियम, ठीक है ना, पीडिया, ये सब का मतलब होता है पैर। एपोडा विदाउट फीट, पोडा विद फीट, सूडोपोडिया फॉल्स फीट, ठीक है ना, जिसमें खड़े होते हो, पोडियम। तो पोडा वर्ड इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो पोडा इज फॉर फीट, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब है जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड अपेंडेजेस। मतलब जो इनके अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं हाथ पैर। कॉकरोच के तो पैर, अब हाथ पैर की बात करें तो हमारे 2 तरीके के अपेंडेजेस होते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है ना। हाथ पैर को हम अपेंडेजेस बोलते हैं। तो कॉकरोच के 6 अपेंडेजेस होते हैं, 3 राइट में, 3 लेफ्ट में, और जितने इसके अपेंडेजेस हैं वो सब क्या है? जॉइंटेड है। आइए मैं डायग्राम से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये कॉकरोच का एक पैर है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जॉइंट्स हैं बहुत सारे, ये जॉइंट, ये जॉइंट्स, मतलब बहुत सारे अपेंडेजेस आपस में क्या है? जॉइंटेड है। कोई मुझे बता सकता है ये जॉइंट्स की खास बात क्या होती है? इतने अगर इतने जॉइंट्स से फायदा क्या हो रहा है? सर वो सर बेंड हो ये सकते सर हैं। बहुत तेज ना, मतलब भाग भी सकते हैं इन जॉइंट्स के कारण। जॉइंट्स का भागने से क्या लेना देना है? अपने पैरों को फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक एक एक्सरसाइज करके देखना। इमेजिन करना, अपना हाथ लेना और लिखने की कोशिश करना। लिख पाते सब लोग? बहुत ही बढ़िया, है ना, सब लिख लेते हैं ना पेन उठा के कॉपी में। यस सर। यस सर। हाँ, अब आपको वापस से कॉपी उठा के पेन से लिखना है, लेकिन एक कंडीशन है, आपको अपना ना तो एल्बो जॉइंट मूव करना है, ना ही कलाई का जॉइंट मूव करना है, ठीक है। ना तो आप एल्बो जॉइंट मूव करेंगे, ना कलाई का मूव, तो हाथ एकदम कैसे रखेंगे? स्ट्रेट रखेंगे। अब आप लिखेंगे, क्या लिखना आसान है? नो सर। बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, कि जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं भी हाथ घुमा रहे हैं, ये हाथों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है हमारे हाथों में? क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स हैं। भाई हमने कभी एल्बो मोड़ ली, कभी एल्बो ऐसे कर ली, ऊपर कर ली, कितने एंगल से अपने हाथ को हम मरोड़ मोड़ सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, तलवार चला सकते हैं। मतलब ये सारे काम हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथों और पैरों में जॉइंट्स है, भाग पा रहे हैं इजिली,
तो जॉइंट से क्या होता है, देखो भाग तो हम बिना जॉइंट के भी सकते हैं, बस जॉइंट ना होते पैर, अगर हमारा सिंगल एक पैर होता है या कॉकरोच का पैर एक सिंगल पैर होता, भाग तो तब भी लेता। लेकिन यस, आपने सही बोला, उतनी फुर्ती नहीं आती भागने में। दूसरा, ये सिर्फ आगे भागने की बात नहीं है, राइट लेफ्ट दाएं बाएं भागने की भी बात है। मतलब कॉकरोचेस आर टर्म्ड एज कर्सोरियल, यानी फास्ट रनर्स। जैसे चीता होता है, जैसे लेपर्ड होता है, वैसा कॉकरोच होता है। भाई कॉकरोच साइज में छोटा है, इसलिए वो भागता हुआ हमें स्लो दिखता है, लेकिन अपने साइज के हिसाब से वो बहुत तेज भाग रहा है। आ रही बात समझ में? अगर वही साइज ह्यूमंस का हो, ठीक है, और जिस स्पीड से कॉकरोच भागता है उतने ह्यूमन के साइज का कॉकरोच हो जाए, तो वो फिर रेस में उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कॉकरोच इज अ वेरी 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 फास्ट रनर, उसको हम कर्सोरियल बोलते हैं। जस्ट लाइक चीता, ऑस्ट्रिच, इन सब की तरह फास्ट रनर्स होते हैं। कौन? आर्थ्रोपोडा, जो इनके सर्वाइवल का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, एक और सर्वाइवल एडवांटेज है कॉकरोचेस या आर्थ्रोपोडा के पास, इनकी जो बॉडी होती है वो एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होती है। आपने देखा कॉकरोच ब्राउन से कलर का होता है, वो जो ब्राउन से कलर का कॉकरोच है वो उसकी अपनी स्किन नहीं है, वो उसके ऊपर उसका काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। काइटिनस मतलब काइटिन का बना हुआ, CHITIN, काइटिन का बना हुआ। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से हार्ड स्ट्रक्चर। बेटा काइटिन एक पॉलीमर है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ N-acetyl ग्लूकोसामाइन। ये हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो N-acetyl ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर काइटिन होता है। फंजाई की सेल वॉल भी इससे बनी होती है, और आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन भी काइटिन से बना होता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कॉकरोच के सर्वाइवल का। कितने सालों से कॉकरोच सर्वाइव कर रहे हैं, उसका भी एक रीजन क्या है, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन, या आर्थ्रोपोडा की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इमेजिन करो एक स्पीसीज मिलियंस ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ। ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमंस के भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन चुके हैं। ये होमो सेपियंस बनने से पहले होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना। तो होमो फॉसिलिस, निएंडरथैलिस, मतलब दुनिया भर के ह्यूमन के भी क्या रहे हैं, स्पीसीज रहे हैं बहुत टाइम पहले। लेकिन आज जो ह्यूमन स्पीसीज हम देखते हैं वो सिर्फ होमो सेपियंस है। ठीक है, इसका मतलब स्पीसीज आते गए और एक्सटिंक्ट होते गए, गायब होते गए। लेकिन आप कॉकरोचेस को देखो, आए, अच्छा आर्थ्रोपोडा की खास बात क्या रही है, आए हैं। अच्छा अगर कोई स्पीसीज आए और खत्म ना हो, मरे ना, तो क्या करेंगे, वो एक्सपैंड ही एक्सपैंड करते जाएंगे, इवॉल्व होते जाएंगे, एक दूसरा, दूसरे, तीसरा, तीसरा, चौथा, अलग अलग वेराइटीज आती जाएंगी, जाती जाएंगी। अब देखो आर्थ्रोपोडा के पास सर्वाइवल एडवांटेज था, तो उनका मरना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उनका सर्वाइवल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से आर्थ्रोपोडा इन द कोर्स ऑफ टाइम नए आते रहे, पुराने एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए पुराने टाइप्स के, जिसकी वजह से उनकी वैरायटी और नंबर सबसे ज्यादा है पूरे एनिमल किंगडम में। सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम है। ठीक है, ये इतना बड़ा फाइलम है, मतलब कि एक होता है ना कि अगर 10 फाइलम है तो हर फाइलम की वेटेज 1/10 है, किसी की 2/10 हो गई या 3/10 हो गई तो बड़ा हो गया, है ना। लाखों फाइलम्स, मतलब कई सारे फाइलम्स हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम है कि अबाउट 2/3, दैट इज 66 मतलब करीब करीब 67% ऑफ स्पीसीज, यानी 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीसीज जिनकी डिस्कवरी हुई है, नाम दिया गया है, दे आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा है, इनकी वैरायटी और इनका नंबर दोनों ही सबसे ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट? खैर, तो आगे बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बेसिक फीचर्स।
मुझे कौन बताएगा सिमेट्री विमेट्री और हैबिटेट हैबिटेट और बाकी सब चीज़ें वन बाय वन, जैसे मैं पूछता जाऊंगा। सर मैं करूँ ट्राई? कौन? शुभम। ठीक है शुभम, मैं सवाल करूंगा, जवाब देना। अच्छा, जब भी मैं आर्थ्रोपोडा बोलूँ ना तो याद रखना मच्छर, मक्खी, टिड्डा, कॉकरोच ये सब आर्थ्रोपोडा है, ठीक है? ओके। प्रॉन, क्रैब, स्कॉर्पियन, लॉबस्टर्स ये सब आर्थ्रोपोडा है, ठीक है? ओके। यस सर। सबसे पहले हैबिटेट। सर जैसे कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये सर लैंड पे भी रहते हैं, सॉइल के अंदर भी रहते हैं, और मतलब समुद्र के पानी के अंदर भी रहते हैं, और नदियों के पानी यानी फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। और सर ये जहाँ तक कि एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी रहते हैं, और प्लांट्स के अंदर भी रहते हैं पैरासाइट्स के रूप में, तो ये हर जगह मिल जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है भाई, मैगजीन का नाम नहीं बता रहा हूँ। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है? तो कॉस्मोपॉलिटन इनका बिहेवियर होता है, ठीक है? फाउंड एवरीवेयर, जैसे है ना बेटा, कॉस्मोपॉलिटन COSMOPOLITAN, मतलब कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपको मिल जाएंगे। कौन? आर्थ्रोपोडा, हर जगह है। मतलब आप बोलो टेरेस्ट्रियल है, एरियल है, मरीन वाटर है, फ्रेश वाटर है, ठीक है ना? तो भैया मच्छर मक्खी हो गए, ये हवा में उड़ रहे हैं, कुछ पेड़ पे भी होते हैं आर्थ्रोपोडा, है ना, इंसेक्ट्स वगैरह, है ना? और कुछ लैंड पे भी रहेंगे, चींटी बीटी, है ना? कुछ समुद्र के पानी में, प्रॉन, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, कुछ फ्रेश वाटर में, डाफनिया, साइक्लॉप्स। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थ्रोपोडा हर तरीके के हैबिटेट में रहते हैं भाई। बड़ा फाइलम के खास बात ये होती है कि उसमें हर तरीके की वैरायटी मिलेगी, ठीक? ओके, नेक्स्ट फीचर। शुभम, सिमेट्री। यस सर। सर जो इनकी सर सिमेट्री होती है ना, वो सब बायरेडियल सिमेट्री होती है इनकी। कौन सी सिमेट्री होती है? बायरेडियल सिमेट्री। बायरेडियल की बायलेटरल? बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल, एल एल। हाँ, तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट सकते हैं। मैं भी बांट देता हूँ, ये लो, ये उठाया, बीच से लाइन खींची, लेफ्ट वाला और राइट वाला हाफ इक्वल है, ठीक है? तो बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है? ओके, अगले पे आते हैं। और सीलोम। सर सीलोम इनके अंदर होता है। सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोमेट्स है, शाइजो की एंटेरो। ट्रू है, ट्रू। एंड शाइजो सीलोमेट्स है, ट्रू होने चाहिए। ठीक है ना? हाँ, ट्रू सीलोमेट्स है, लेकिन शाइजो सीलोमेट्स है, ठीक है ना? तो सीलोम इनके पास है, शाइजो सीलोमेट्स है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। अच्छा सर, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हाँ, ये बड़ा ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई? देखो, पहले मैंने बोला कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, वो तो प्लैटिहेल्मिन्थेस से चला आ रहा है। सीलोमेट होंगे, उसमें भी नया क्या, एनालिट से आ गया था। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, हाँ वो भी एस्केलमिन्थेस में आ गया था, कुछ तो प्लैटिहेल्मिन्थेस में भी आ गया था। बायलेटरल सिमेट्री, हाँ वो तो आएगी थी प्लैटिहेल्मिन्थेस में। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो फिर सब चीजें तो कंटिन्यूस रह रहे हैं। तो नया क्या है? नया है जॉइंटेड अपेंडेजेस, और हर और काइटनस एक्सोस्केलेटन। ये इनकी जो है खास बातें हैं। अच्छा, एक खास बात और है आर्थ्रोपोडा की, कि किसी भी आर्थ्रोपोडा को मैं 3 पार्ट में बांट सकता हूँ। एक इनका हेड होता है, यानी सर। एक इनका गला होता है, मतलब थोरैक्स। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और एक लोअर रीजन, उसे हम एब्डोमेन बुलाते हैं। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये 3 पार्ट होते हैं किसी आर्थ्रोपोडा के, याद रखना। अच्छा, वेरी कर सकता है भाई। वेरी कैसे कर सकता है? कि मान लो लेट्स से प्रॉन्स है, ठीक है ना? प्रॉन्स में जो हेड होता है, जो थोरैक्स होता है, वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। सिफेलो मतलब हेड, CEPHALO, सिफेलो, और थोरैक्स साथ में।
तो फिर हेड और थोरैक्स को कंबाइंड करके हम सिफालोथोरैक्स बोलते हैं। तो कुछ आर्थ्रोपोडा जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, उसके अंदर गला और सर अलग नहीं होता, ठीक है, ठीक, उनका हेड और थोरैक्स एक ही होता है, तो उसको बोलते हैं सिफालोथोरैक्स, ठीक। अच्छा, कुछ आर्थ्रोपोडा में थोरैक्स और एब्डोमेन ये फ्यूज कर जाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं हेड और ट्रंक, मतलब थोरैक्स और एब्डोमेन को मिला के हम ट्रंक बोल देते हैं, जैसे कि कौन, सेंटीपीड नहीं, मिलीपीड, ठीक है ना। तो मिलीपीड एक ऐसा एग्जांपल इसके पास, जिसके पास थोरैक्स और एब्डोमेन क्या रहता है, फ्यूज रहता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन हो सकती है, वरना हम जनरली बोलते हैं कि आर्थ्रोपोडा में एक हेड होगा, एक थोरैक्स होगा, एक एब्डोमेन होगा। कॉकरोच में भी ऐसा ही है, एक हेड है, एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन है। चलिए फिर आगे की बातें हम कॉकरोच के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। सबसे पहले आज एक जनरल डायग्राम समझ लेते हैं कॉकरोच का, आज के लिए इतना ही करेंगे। कॉकरोच का डायग्राम समझे, लास्ट स्लाइड है। कॉकरोच के जनरल डायग्राम की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये समझो कि कॉकरोच का ये हेड है, ठीक है ना। अब पॉइंट जरा आप पेन से नोट करते रहना, वन बाय वन बोल रहा हूँ। कॉकरोच में जो हेड होता है, ठीक है ना, आई एम सॉरी, ये मैंने गलत आपको लेबल कर दिया। ये ऊपर वाला, जो ऊपर वाला पार्ट है उसका हेड है। मैं इसका हेड का डायग्राम आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। एक कॉकरोच अगर मैं हेड बनाने जाऊँ डायग्राम के हिसाब से, तो मान लेते हैं कॉकरोच का हेड है, ट्राइंगुलर हेड होता है इसका, और हेड झुका हुआ होता है, मतलब कि बॉडी अगर 180 डिग्री पे, तो बॉडी के परपेंडिकुलर हेड रहता है, नीचे की तरफ झुका रहता है, ठीक है ना। अच्छा, हेड में दो आईज होती हैं, जिनको हम कंपाउंड आई बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक लेंस नहीं, मल्टीपल लेंसेज होते हैं। जैसे आपकी एक आंख में कितने लेंस हैं? एक लेंस। एक लेंस है। इसकी एक आई के अंदर करीब करीब 2000 लेंस हैं, तो इसलिए इसको सिंपल आई ना बोल के क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई। अच्छा, इसके पास कंपाउंड आई तो होती है, साथ ही साथ सिंपल आईज भी होती हैं। तो दो सिंपल आईज होती हैं, और जिसको हम ऊसेलस बुलाते हैं, मैं अगली बार बता दूंगा, ठीक है, लिख देता हूं आपके लिए। ऊसेलस बुलाते हैं सिंपल आई को, ठीक है, और कंपाउंड आई को कंपाउंड आई ही बुलाते हैं। हाँ, इसके एक लेंस को हम ओमैटिडिया बुलाते हैं, जो हम इसका स्ट्रक्चर अलग से कर लेंगे। फिर हेड में और क्या होता है? हेड से तो एंटीना भी निकल रहे होते हैं, और एंटीना इसके सेगमेंटेड होते हैं। अच्छा, एंटीना का फंक्शन क्या है भाई? देखो, आई तो आप ऐसा कह सकते हो कि विजन सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव है, लाइट के लिए सेंसिटिव है, इमेज बना रही है कौन? आई, ठीक है। तो एंटीना क्या कर रहे हैं? एंटीना का फंक्शन क्या है? तो बेटा, एंटीना टैक्टाइल होते हैं, मतलब टैक्टाइल, TACTILE, टैक्टाइल मतलब टच सेंसिटिव, मतलब ये टच के सेंसिटिव होते हैं। ये दूसरा, ऑल फैक्ट्री होते हैं, स्मेल सेंसिटिव। तो आप ये देखो, कॉकरोच जा रहा है, अपने एंटीने हिलाते हुए जाता है। तो एंटीने क्यों हिला रहा है? वो चीजों को टच कर रहा है, फील कर रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और साथ ही साथ स्मेल भी कर रहा है। तो उसकी नाक और उसके टचिंग दोनों में काम आ रहे हैं, ठीक है ना। हाथी के सूंड जैसे इसके एंटीना है, ऑल फैक्ट्री एंड टच सेंसिटिव, ठीक है, याद रहेगा। तो पेयर ऑफ एंटीना है जो ऑल फैक्ट्री है और कैसे हैं, टच सेंसिटिव। और जो हेड है ना, वो अभी आपको सिर्फ एक ही सेगमेंट नजर आएगी इसकी, लेकिन जब कॉकरोच एक एम्ब्रियो के स्टेज में था या इनिशियली डेवलप कर रहा था, तब इसके हेड में 6 सेगमेंट्स हुआ करते थे। 6 सेगमेंट्स को फ्यूज करके एक हेड बना है। तो हेड इज एक्चुअली ट्राइंगुलर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, with antenna, with simple eye, with compound eye, and made up of fused 6 embryonic segments. तो ये खास बात है इसके हेड की। आगे और बॉडी में चलते हैं। अब इसकी बॉडी में ना सेगमेंट्स होती हैं। सेगमेंट्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि 13 सेगमेंट्स होंगी। एक तो हो गया हेड, फिर 3 सेगमेंट्स इसके थोरैक्स की होती हैं। 3 सेगमेंट्स किसकी होती है बेटा? इसके थोरैक्स की होती हैं। तो
ये हो गया प्रोथोरैक्स एक सेगमेंट, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड प्रोथोरैक्स। इसको प्रोथोरैक्स यहाँ पे प्रोनोटम बोला गया। वो क्यों बोला गया मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो थोरैक्स की बेटा 3 सेगमेंट है, प्रो, मीजो और मेटा। उसके बाद एब्डोमेन में बेटा 10 सेगमेंट है, 10 सेगमेंट, ऑलमोस्ट 10 सेगमेंट एब्डोमेन की हो गई। तो 10 एब्डोमेन की, 3 थोरैक्स की और 1 सर की, कुल मिला के बेटा इसकी सेगमेंट कितनी हो गई टोटल? आप कह सकते हो 14। मतलब अगर हेड को ना काउंट किया जाए एज अ सेगमेंट तो कुल मिला के 13 इसकी क्या जाती हैं, सेगमेंट्स हो जाती हैं एक कॉकरोच की। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? सो दैट इज अबाउट दी कॉकरोच। अच्छा, और क्या है इसके पास? इसके पास 4 विंग्स हैं ऑफकोर्स, 2 राइट में और 2 लेफ्ट में। तो हम एक ही साइड की बात करेंगे, दूसरे साइड तो सेम वैसे ही रहेगा। विंग्स में एक विंग है जो आगे की तरफ है, उसे बोलेंगे हम फोर विंग। एक विंग पीछे की तरफ होगा तो बोलेंगे क्या उसको? हाइंड विंग। ठीक है। अब फोर विंग ज्यादा बड़ा है, नीचे तक आता है, हाइंड विंग छोटा है। हाइंड विंग सिर्फ यहां से लेकर यहीं तक है, छोटा है, वो दिख बड़ा रहा है लेकिन एक्चुअल छोटा है। और फोर विंग ज्यादा लंबा होता है। हाँ, चौड़ा ज्यादा हाइंड विंग होता है, हाइंड विंग ज्यादा चौड़ा होता है, फोर विंग थोड़ा कम चौड़ा होता है लेकिन लंबा ज्यादा होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक फोर विंग और एक हाइंड विंग है। अच्छा, और सुनिएगा, फोर विंग जो है बेटा वो मीजोथोरैक्स से आ रहा है, मतलब थोरैक्स के सेकंड सेगमेंट से आ रहा है, इसलिए हम फोर विंग को मीजोथोरैसिक विंग भी बोलते हैं। बेटा ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो एक एक बात। देखो, 2 हैं, एक मीजोथोरैक्स से आता है, एक मेटाथोरैक्स से आता है, मतलब प्रोथोरैक्स का कोई विंग नहीं है। ठीक है ना? तो विंग थोरैसिक है, ठीक है, गर्दन से आते हैं, मीजो और मेटा से आते हैं। तो फोर विंग मीजोथोरैसिक एंड हाइंड विंग मेटाथोरैसिक। दोनों विंग्स के अपने अपने फंक्शंस भी हैं। क्या? बॉडी को कवर करता है फोर विंग, तो फोर विंग बॉडी को कवर करेगा, ठीक है। हाइंड विंग उड़ने में मदद करेगा। तो कॉकरोच जो एडल्ट कॉकरोच होता है वो उड़ता भी है, और उड़ किससे पा रहा है वो? बिकॉज ऑफ इट्स हाइंड विंग या मेटाथोरैसिक विंग। फोर विंग उड़ता नहीं है, फोर विंग का नाम टेगमीना भी होता है, ठीक है, टेगमीना या एलाइट्रा। एलाइट्रा या टेगमीना दोनों ही नाम फोर विंग के हैं। फोर विंग उड़ने में मदद करेगा, हाइंड विंग फोर विंग उड़ने में मदद नहीं करेगा, हाइंड विंग उड़ने में मदद करेगा, फोर विंग सिर्फ बॉडी को कवर करेगा, ठीक है। इस बात को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। लेकिन ज्यादा लार्ज फोर विंग होगा क्योंकि बॉडी को कवर कर रहा है। सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट हाइंड विंग होगा। ठीक है। ऑपेक सर आपकी आवाज क्लियर हो रही है। हार्ड फोर विंग होगा। भाई जिसने कवर करना है वो तो ऑपेक होगा, और जिसने सिर्फ उड़ने मत करनी है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप होता है। तो लाइट एंड ट्रांसपेरेंट, मैं कह रहा हूं लाइट एंड ट्रांसपेरेंट, इसका क्या होगा? हाइंड विंग होगा, ठीक है। और जो फोर विंग होगा वो ओपेक होगा, लेदरी होगा, ओपेक होगा, वो इसका फोर विंग है। और जो ट्रांसपेरेंट टाइप का है वो इसका हाइंड विंग है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो याद देखिएगा 4 विंग्स हैं, 2 फोर विंग 2 हाइंड विंग, ठीक है। फोर विंग के बारे में बता दिया मैंने, हाइंड विंग के बारे में बता दिया। फिर इसके 3 लेग्स हैं, एक्चुअली 6, 3 पेयर। लेग्स भी थोरैसिक है, एक प्रोथोरैसिक, एक मीजो, एक मेटा। तो लेग्स तीनों थोरैक्स में के, प्रो, मीजो, मेटा। विंग्स मीजो एंड मेटाथोरैसिक। क्लियर है पॉइंट? और आखिरी में इसकी मॉर्फोलॉजी में एक आखिरी स्ट्रक्चर नजर आता है बेटा, वो है एनल सर्काई, ठीक है। एनल सर्काई टच सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो मेल एंड फीमेल दोनों कॉकरोच के पास होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्ट्रक्चर और होता है इस तरह से छोटा सा, जो सिर्फ मेल कॉकरोच में नजर आएगा, उसको हम बोलेंगे एनल स्टाइल। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टाइल और सर्काई में। तो याद रखना कि स्टाइल हमेशा मेल कॉकरोच के पास होता है,
लेकिन एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच के पास होता है। सर तो पे अटेंशन, सर वॉइस यहाँ क्लियर पर नहीं मैं आ बात कर रहा हूँ एनल सर्काई की, ये भी टच सेंस, ये टच सेंसिटिव है और मेनली माफ कीजिएगा, ये मेनली वाइब्रेशनल सेंसिटिव है। मतलब जो वाइब्रेशन आ रही है, मतलब अब क्लियर आ रही है आवाज आप लोगों को? अब क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, मैं इसको आगे भी कंटिन्यू यहीं से करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि एनल सर्काई स्ट्रक्चर्स हैं जो मेल फीमेल दोनों के पास हैं, और एनल स्टाइल जो है वो एनल स्टाइल वो सिर्फ मेल्स के पास होता है इन द केस ऑफ कॉकरोचेस, जिसको कॉर्डल स्टाइल भी बोलते हैं। इसकी बात करेंगे बाद में। तो ये है एब्डोमेन है, 6 पैर हैं, 4 विंग्स हैं, 2 एनल सर्काई हैं, है ना, 2 कंपाउंड आईज हैं, 2 सिंपल आईज हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉकरोच। आई सपोज ये सारी बातें आपको क्लियर है। सर ये मीजोथ्रॉक्स मेटाथ्रॉक्स है क्या, एक्चुअली समझ नहीं आया। बेटा थोरैसिक सेगमेंट है ना बेटा, 3 थोरैसिक सेगमेंट थी। आप उसको बोल दो XYZ ABC। हमने प्रो मीजो मेटा बोल दिया, प्रो इनिशियल, मीजो बीच का, मेटा बाद का। तो लैंग्वेज है साइंटिफिक। ओके सर। कोई डाउट? चलिए फिर अगली क्लास में बात करेंगे बाकी। See you in the सर, next class. हाँ शर्मी। सर वो सूरज जी की डीपीपी नहीं मिल रही है, सिर्फ एक ही मिली है अभी तक। अच्छा ठीक है, आपको 2 DPPs और दूंगा मैं। ठीक है ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग।